अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग फिज़िक्स का एक चैप्टर है आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड, उसको हम लोग सीखते हैं। फिज़िक्स में ये जो चैप्टर आता है बेटा, आयनिक एंड कोवैलेंट बाउंड। तो बेटा इसमें करना क्या है हम लोगों को कि सीखना है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है। पर आप लोगों को आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड सीखने से पहले ये समझना होगा कि बॉन्ड बनता कैसे है, बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्यों कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, वो जानने के लिए आपको सबसे पहले आइटम के बारे में समझना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जब भी ये चैप्टर पढ़ना है आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं कि कैसे आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो चलो देखो बेटा क्या होता है कि आइटम क्या है बेटा। आइटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल्स है, ठीक है, और ये भी तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। क्या क्या तीन चीज़ों से मिलके बना होता है? एक होता है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन, और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। चार्ज के हिसाब से बात करेंगे तो ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये न्यूट्रल होता है, यानी कि नो चार्ज, इसमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर का बात करिएगा, एक आइटम का स्ट्रक्चर अगर आप देखने की कोशिश करिएगा तो आइटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा। एक आइटम का स्ट्रक्चर अगर देखिएगा तो आपको क्या नज़र आएगा, आपको ये जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो एक जगह पे आपको नज़र आएंगे, यानी कि आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में मिलेंगे और इसके चारों तरफ आपका जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए नज़र आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते नज़र आएगा। बहुत सारे सेल्स बन सकता है, डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स एक आइटम के पास है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो बन रहा है इस ऑर्बिट को हम लोग सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेल। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है एक आइटम का स्ट्रक्चर नॉर्मली होता है। ठीक है, तो आइटम का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बेटा, कि आइटम के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से ये क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो पहले तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि आइटम क्या है। आइटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है जो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तीन सब्सटेंस से, तीन छोटे स्मॉल सब यूनिट से बनके बना होता है, और उन सब यूनिट्स का नाम है सब यूनिट्स, जिससे आइटम मिलके बना होता है। तो सब यूनिट्स का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने आप को कैसे सजाता है। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन आइटम। ठीक है, तो ये आइटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको अगर आप नहीं समझिएगा तो आपको आगे ना समझ में नहीं आएगा कि सेल्स किसको बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहता है। तो याद रखिएगा ये आपका न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस कहलाएगा आपका, और ये जो सेल्स है इसी में आपका इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है। तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब इस टॉपिक पे आते हैं कि भाई कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड बनता ही क्यों है। ठीक है, ये बॉन्ड बनने का वजह क्या है। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था कॉसेल एंड एक का नाम था लुइस। इन लोग दोनों ने 1960 में बताया कि कोई भी जो आइटम है, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास टोटल एलिमेंट कितना है पीरियोडिक टेबल में, 118। ठीक है, हर एलिमेंट का आइटम क्या करता है, दे वांटेड टू बी स्टेबल। हर एलिमेंट का आइटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, स्टेबल होना मतलब, स्टेबल होने का मतलब क्या भाई, नन रिएक्टिव हो जाए, नन रिएक्टिव हो जाए। नन रिएक्टिव मतलब काम ना करना पड़े, किसी के साथ रिएक्शन ना करने पड़े। हर कोई स्टेबल होना चाहता है। हम सब कोई पढ़ के लिख करके कामयाब हो करके कमाना चाहते हैं, और जब इतना कमा ले कि कोई काम करने का दिल ही ना करे, चलो है पैसा, आराम से ज़िंदगी कटेगा, तो स्टेबल हो गए। तो इन लोग को तो पैसा नहीं चाहिए, पर हाँ इन लोग को स्टेबल होना है ताकि वो नन रिएक्टिव हो जाए। भाई हमको और रिएक्शन नहीं करना है। तो नन रिएक्टिव होने के लिए कॉसेल और लुइस ने बताया कि दो रास्ता फॉलो करना पड़ेगा।
या फिर वो ऑक्टेट रूल फॉलो करे, या फिर वो डबल रूल फॉलो करे। अब ये क्या मुसीबत है भाई, ऑक्टेट रूल और डबल रूल। ऑक्टेट रूल और डबल रूल अगर आप समझिएगा तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई आइटम है, फॉर एग्जांपल ये कोई आइटम है, उसका एक न्यूक्लियस है, दिस इज़ द न्यूक्लियस, और इसका ये ऑर्बिट है, दैट इज़ द सेल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहला सेल, फर्स्ट सेल, एंड दिस इज़ द सेकेंड सेल। तो ये सेकेंड सेल क्या हो गया, लास्ट सेल। मतलब इस आइटम में सिर्फ 2 ही सेल है तो लास्ट सेल हो जाएगा ये जो लास्ट वाला आखिरी लास्ट सेल। इस लास्ट सेल का एक और नाम हम लोग देते हैं, उसको बोलते हैं वैलेंस सेल। इसको क्या बोला जाता है, वैलेंस सेल, ठीक है बेटा। तो एक आइटम हमेशा चाहता है कि उसके वैलेंस सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए, ठीक है। हमेशा एक आइटम ये चाहेगा कि उसके वैलेंस सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाए, 8 हो जाए। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाता है, कहाँ पर, ऑन दी लास्ट सेल या फिर वैलेंस सेल, जो भी बोलो। अगर लास्ट सेल में या वैलेंस सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाता है तो वो भाई क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, और ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा तो मतलब स्टेबल हो गया। और डबल का मतलब साफ साफ समझ में आता है आप लोगों को कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 2। तो इसका मतलब ये है कहाँ पर भाई, वही सेम ऑन दी लास्ट सेल। लास्ट सेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फॉलो करना पड़ेगा ये दोनों रूल्स को, ताकि कोई भी एलिमेंट का आइटम स्टेबल हो जाए। स्टेबल होना का मतलब आप साफ साफ जानते हैं कि वो नॉन रिएक्टिव हो जाएगा और रिएक्शन नहीं करेगा। पीरियोडिक टेबल में स्टेबल एलिमेंट का अगर बात करेंगे तो सिर्फ इनर्ट एलिमेंट ऐसे है जो क्या भाई पहले से स्टेबल है, ठीक है। उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो या फिर उनके लास्ट सेल में वैलेंस सेल में या फिर तुमको 8 मिलेगा या फिर तुमको 2 मिलेगा। तो बाकी जितने भी इनर्ट एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब चाहते हैं कि उनके भी लास्ट सेल्स में क्या हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 या फिर 2 हो जाए, दोनों में से एक हो जाए, ताकि वो नॉन रिएक्टिव हो सके और कभी भी रिएक्शन ना करे, स्टेबल फॉर्म में रहे। तो आपको इतना तो समझ में आया कि स्टेबल फॉर्म क्या होता है। अब आपको ये समझना है कि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। अब ये समझ में आ गया आपको कि बॉन्ड क्यों बनाता है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्यों बनाता है, और बनाने का रीज़न है ऑक्टेट और डबल रूल फॉलो करके अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो होता क्या है ना, इनर्ट एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट्स है सबके आइटम के लास्ट वैलेंस सेल्स में होता क्या है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होता है, तो उसको सेम करना पड़ता है, ठीक है। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, या फिर कोई एक ए एलिमेंट है वो अपना कोई इलेक्ट्रॉन किसी बी एलिमेंट का आइटम को सेंड कर दे, डोनेट कर दिया ये भाई, और ये क्या कर दिया, गेन कर लिया। तो इस हिसाब से उसको डोनेट करके अपने लास्ट सेल्स में, जैसे कि मान लेते हैं इसका लास्ट इसमें 2 था और इसका एक और सेल है जिसमें 1 था, ठीक है, ये 1 था, ठीक, और इसके पास सिर्फ 1 ही है। तो क्या कर रहा है भाई, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स को इसको सेंड कर दे रहा है, डोनेट कर दिया। तो इससे क्या होगा, इसके पास 2 हो जाएगा, और ये जब 1 दे देगा तो ये लास्ट सेल क्या हो जाएगा, इसका ख़त्म। तो इसके बाद इसके भी लास्ट सेल में अब कितना बच जाएगा, 2। तो यानी कि दोनों स्टेबल हो गया। पर हाँ, ये इसको डोनेट करने के लिए और इसको गेन करने के लिए दोनों को क्या होना होगा, आपस में एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा। तो एक दूसरे के जो करीब आएगा तो उसके वजह से यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली है ना, और एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो ये फोर्स लगेगा जिसके वजह से पहले ये दोनों एक दूसरे के करीब आएगा दोनों आइटम, एंड देन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का देना और लेना होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका एक नाम दिया गया है, ठीक है। ये फोर्स का नाम याद रखना, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों आइटम जो है एक दूसरे के करीब आते हैं फॉर द डोनेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस फोर्स का नाम है
स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझे बात? तो इसलिए क्या होता है कि इन दोनों के बीच में खिंचाव होता है, दोनों एक दूसरे के करीब आता है, ठीक है। और ये खिंचाव, ये फोर्स का नाम हम लोग, इस फोर्स का नाम हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चलो, तो क्योंकि हम तुमको पहले यही बता दिए है कि ये बॉन्ड कैसे बन रहा है भाई, या फिर इलेक्ट्रॉन देके या फिर इलेक्ट्रॉन लेके, तो आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी सेम है। आयनिक बॉन्ड हम लोगों को यही बताता है कि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इट इज फॉर्म बाय डोनेटिंग एंड gaining of इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ले करके और दे करके, अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा आइटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जिसके इसके वजह से अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, दोनों करीब आ रहा है, तो वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। एकदम क्लियर है। एक आइटम अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दूसरा आइटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और उसकी वजह से अगर बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, इसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा। आयनिक बॉन्ड का कुछ ना कुछ अपना प्रॉपर्टी होगा भाई। प्रॉपर्टी का मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है दो आइटम के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में, तो इसका क्या खासियत है। तो पहला है बेटा आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या होता है भाई, यानी कि अगर कोई ए और बी इस बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा है, कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा है, तो होगा क्या कि ये बॉन्ड इन लोगों का जो बना है ये गलेगा, ये बॉयल कब होगा, ये बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड बना है जो मेरा, ये कंपाउंड उबलेगा कब या फिर मेल्ट कब होगा। तो ये क्या होता है, बहुत हाई होता है, वेरी हाई, यानी कि इसको मेल्ट और बॉयल कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। दूसरा है इसका क्वालिटी, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घुल जाना, है ना। तो ये जो भी आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, उनका सॉल्युबिलिटी कैसा होता है, वो क्या घुलते उलते हैं। तो अगर हम बात करेंगे सॉल्वेंट का, तो दुनिया में दो सॉल्वेंट होता है, एक होता है पोलर सॉल्वेंट। देखिए बेटा, आपको अगर सॉल्वेंट नहीं समझ में आ रहा है कि सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, तो आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। सॉल्वेंट ऐसे चीज़ होते हैं जो क्या करते हैं, किसी दूसरे चीज़ को अपने अंदर घोल लेते हैं, समझे बात। सॉल्वेंट ऐसे चीज़ होते हैं जो किसी दूसरे चीज़ों को अपने अंदर घोल लेते हैं। तो अगर हम पोलर सॉल्वेंट का बात करेंगे तो इसमें आता है वाटर, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। और अगर हम लोग नॉन पोलर का बात करेंगे तो इसमें आएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, बेंजीन। तो ये सारे जो बेटा आपका सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का टाइप होता है, एक पोलर सॉल्वेंट होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो अब ये जो आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो वो इन दोनों में से कौन से सॉल्वेंट में घुल सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यस ये सॉल्युबल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ होगा नो, यानी कि इसमें सॉल्युबल नहीं होगा। जो आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुल पाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये दो हुआ अभी और दो बाकी है।
नेक्स्ट क्या होता है बेटा, नंबर थर्ड में अगर हम बात करते हैं तो इसका स्टेट, अगर हम इसका स्टेट का बात करेंगे कि किस हालत में पाया जाता है, ठीक है, तो ये बेटा सॉलिड हालत में पाया जाता है और इस सॉलिड को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो ये जो हालत में पाया जाता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हालत में पाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे लास्ट इसका प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या मिलता है आपको बेटा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में आपको क्या मिल जाएगा कि क्या आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि सॉलिड हालत में तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सॉलिड हालत में आंसर होगा नो, पर हाँ अगर मोल्टेन इनको गला दिया जाए या फिर एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम लोग इसको रखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन की हालत में वो इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। यानी कि अगर ये सॉलिड हालत में रहेंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, पर अगर ये मोल्टेन या फिर एक्वस सॉल्यूशन की हालत में रहेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। मोल्टेन में नहीं गला हुआ, और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि पानी के साथ मिले हुए रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर NaCl, नमक जो हम लोग नॉर्मल खाते हैं, NaCl ये क्रिस्टलाइन हालत में पाया जाता है। इसमें जब तुम इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो कुछ नहीं होगा, पर हाँ जैसे इसको तुम पानी के साथ मिला करके एक सॉल्यूशन बनाओगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, ले लेगा। तो इतना समझ में आया। तो ये था आपका क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड। अच्छा से याद रखना है क्योंकि आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड का डिफरेंस पूछता है एग्जाम में। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आयनिक कंपाउंड बोल रहे हैं, ये नाम यूज़ कर रहे हैं हम, और इसके बारे में तो हम बताया ही नहीं आपको। सिंपल सा है, कुछ नहीं। जैसे कि देखिए, ये एक आइटम था, एलिमेंट का एक आइटम था, और ये दूसरे एलिमेंट का एक आइटम है। ये दोनों आपस में आयनिक बॉन्ड से जुड़ करके ये दोनों एलिमेंट एक नया, अब ये एक एलिमेंट था और ये एक एलिमेंट, ये दो एलिमेंट आपस में जुड़ेगा तो इसको हम लोग एलिमेंट नहीं बोलते, इसको हम लोग कंपाउंड बोलते। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंपाउंड बोलते। पर क्योंकि ये दोनों एलिमेंट आयनिक बॉन्ड की वजह से जुड़ा है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। एक बार फिर से समझिए, ठीक है, दो एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट आयनिक बॉन्ड की वजह से जुड़ रहा है। आयनिक बॉन्ड की वजह से जब जुड़ता है तो जब एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री। एलिमेंट जब आपस में जुड़ते हैं तो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो ये भी दो एलिमेंट आपस में जुड़ा है तो ये भी क्या हुआ, कंपाउंड हुआ। पर क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड की वजह से जुड़ा हो इसलिए इसको हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो यही थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम्स में ना आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड का डिफरेंस भी पूछ सकता है, या फिर आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड का भी डिफरेंस पूछ सकता है। तो ये जहन में रखिएगा। आते हैं अब हम लोग आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कि हम आपको बताएं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया जाता है, तो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और एक गेन कर लेता है। ठीक है ना, तो डोनेटिंग और गेनिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम आपको लिखाए थे NaCl, ठीक है, तो NaCl में क्या है, Na है, Na दैट इज द सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर होता है, और इसका भी एक एटॉमिक नंबर होता है Cl का। अगर Cl का एटॉमिक नंबर देखोगे, इसका होता है बेटा आपका 11, इसका होता है 17। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिएगा तो पहला सेल में सिर्फ 2 ही रह पाएगा, दूसरा में 8 एंड द लास्ट वन इज़ 1। एंड देन इसका अगर आप देखिएगा तो पहला में 2, दूसरा में 8 एंड द लास्ट में 7। दूसरा और तीसरा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। अगर आप पढ़े होंगे बेसिक 9 में, ये होता है कि न्यूक्लियस है, पहला सेल है, पहला सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, दूसरा सेल में
सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, ठीक है, और तीसरा सेल में भी सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो वही हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं कि अगर इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 11 है, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा में 8 एंड देन लास्ट में 1 बचा। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर Na को स्टेबल होना है तो उसको अपने आखिरी सेल में 8 रखना पड़ेगा, पर उसके आखिरी सेल में कितना है 1 है, तो कोई तो इसको साथ देगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम अगर डोनेशन होता है तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन का, कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो वो 1, 2 या मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसके पास 1 है, कोई इसको साथ तो देगा नहीं, पर ये तो इस अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है ना। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो ये कितना हो जाएगा 8, तो Cl क्या हो जाएगा, तो आपका Cl हो जाएगा आपका स्टेबल। और ये जब 1 दे देगा तो इसका ये हट जाएगा, तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स में कितना रहेगा बेटा, लास्ट सेल्स में कितना रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल। चलो देखते हैं, Na के लास्ट में है 1 इलेक्ट्रॉन, वो मिला Cl से जिसके लास्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन। अब बोलिएगा सर आप इसका क्रॉस दिए, इसका डॉट, क्योंकि दोनों का तो इलेक्ट्रॉन्स अलग होता है ना, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्रॉस से दिखा रहे हैं, इसका हम लोग डॉट से, ताकि समझ में आए कौन किसका है। अब क्या होगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद सीन क्या हो जाएगा कि अब Na के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच गया। यहाँ देखिए ध्यान से, वो अपना 1 दे दे रहा है तो लास्ट सेल में कितना हो जा रहा है 8, और Cl में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो पहले से था, 1 ले लिया वो Na से, तो इसके पास भी 8 हो गया। बट देखिए अब यहाँ पर Na अपना 1 दे दिया ना, तो यहाँ +1 लग जाएगा, और वो 1 ले लिया तो यहाँ -1 लग जाएगा। 2 देता तो 2 + 1 है, यहाँ पर 2 - 1, तो इस हिसाब से हम लोग प्लस माइनस बैठाते। तो इस हिसाब से, इस तरह से जो है आपका आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। एंड प्लीज़ सिर्फ पैलेस्तीन के लिए दुआ करें कि वहाँ के मुसलमान लोग बचे रहे, हिम्मत दे अल्लाह उनको, उनके लिए जो हो सकता है हम लोग कर सके, डोनेशन, दुआ। फ़िलहाल तो दुआ के लिए ज़्यादा अहमियत है, अल्लाह सब देख रहा है और सबको सबका हिसाब मिलेगा। तो दुआ करिए, और किसी भी तरह से अगर डोनेट कर सकते हैं डोनेट करिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।